वेरी गुड इवनिंग। और मैं अभी चूँकि हाल ही में बिहार एसआई बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है, तो थोड़ा हम उस पे बात करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस तो बीपीएससी या यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा तक सीमित रही है। लेकिन चूँकि बिहार एसआई का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर के काफ़ी बवाल है और तरह-तरह की बातें हैं। बवाल इस संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेपर लीक हो गया, वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण है नहीं, तो मैं उस पक्ष पे नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ, नहीं, उस पक्ष पे नहीं जाऊँगा। बवाल और हंगामा इस बात को लेकर के भी है कि बहुत सारे अगर आप उनको शिक्षक माने, तो क्योंकि मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी अपनी समझ कहती है कि शिक्षक होना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती है और हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो बहुत अलग चीज़ होता है। लेकिन ठीक है, आज अगर आप किसी के पास कितना स्टूडेंट है, कितना बड़ा बैच है, क्या है, अगर वही पैमाना है और उसी पैमाने पे अगर शिक्षक माना जाता है, तो उसी पैमाना को हम फिलहाल रख कर के बात करते हैं। तो जो बड़े-बड़े शिक्षक माने जाते हैं पटना के भीतर, या जिनका पूरे बिहार में बहुत नाम है, तो उन लोगों ने क्या किया था, एग्ज़ाम के पहले, बिहार एसआई एग्ज़ाम से पहले कोई 72 घंटे का, कोई 36 घंटे का, कोई 40 घंटे का, इस तरीके का एक बैच चलाया था जिसमें 500, 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन कराए गए थे और उनका दावा ये था कि पास करने लायक सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद जो वो 500, 1000, 15 क्वेश्चन जो थे उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो उन्होंने साल भर पढ़ाया था या 1.5 साल पढ़ाया था या जितना दिन उन्होंने पढ़ाया था, उन लोगों को जिनसे वो पैसा लेते हैं, 15,000, 20,000, 10,000 जो भी लेते हैं, उनका जो भी फ़ी हो, तो उसके बाद भी लड़कों में बहुत निराशा है और बहुत सारे लड़कों को हमने देखा है और सुना है, और उनके कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट को भी पढ़ा है कि वो सब ये कह रहे हैं कि अब एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है कि वो उनको ये बात समझ में आई है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा ये होता कि ये बात उनको थोड़ा और पहले समझ में आया होता, या ठीक है, जब समझ में आया तो अच्छी बात है। मेरा सिर्फ़ आप लोगों से इतना कहना है कि आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, किसी भी चीज़ की, डज़न्ट मैटर कि कौन-सा एग्ज़ाम है, अगर आपसे संभव है तो एनसीईआरटी पढ़िए। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और यूपीएससी में तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके लिए संभव हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़िए। अगर आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप सभी एनसीईआरटी को खरीदें, उस सबको पढ़ें, तो उस एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई है, वो उसको आप कहीं दूसरे जगह से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक खरीद के लाएँ और उसको पढ़ें। बस आपको एनसीईआरटी में लिखी गई चीज़ों को कंसेप्चुअल बेस में, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुअल बेस में, अवधारणात्मक स्तर पर, अवधारणात्मक स्तर पर आपको समझना है। मान लिए फॉर एक एग्जांपल मैं आपसे दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मानसून पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, मानसून, और आप वहाँ पढ़ते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश होती है। तमिलनाडु के तटीय इलाके में बारिश होती है। आपने ये पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना नहीं है, आपको एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि आखिर उत्तरी पूर्व, जब पूरे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है
पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तो आखिर क्यों है कि तमिलनाडु के तटीय इलाके में इस मानसून से बारिश नहीं होती है और ये वाला जो मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून जिसको लौटती हुई मानसून कहा जाता है उससे बारिश होती है? ये आपको समझना पड़ेगा। ये होता है कंसेप्ट कि हम उसका कारण भी समझे, सिर्फ हम ये नहीं रट ले कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती। आपको ये अवधारणा समझना चाहिए कि आखिर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में उत्तरी पूर्वी मानसून से ही बारिश क्यों होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश क्यों नहीं होती है। अमूमन क्या होता है कि हम लोग रट लेते हैं कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको बताया कि एनसीईआरटी को आप कहीं से भी पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम उसके जो सारा एनसीईआरटी खरीद ले और रखे और पढ़े, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि एनसीईआरटी का जो भी दूसरे फॉर्म में आप पढ़ रहे हैं, किसी का गाइड छपा हुआ, किसी का नोट छपा हुआ, तो उसमें केवल एनसीईआरटी का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि आपने लिख दिया कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो नोटबुक टाइप का जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि एनसीईआरटी पे आधारित है, उसमें एनसीईआरटी की जो मूल आत्मा है, जिसको कंसेप्ट कहते हैं, अवधारणा कहते हैं, वो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, केवल उसमें सूचनाएं दे दी जाएंगी, तो उससे काम नहीं चलता है। अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बात तो ये है कि एनसीईआरटी सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे आप यथासंभव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स हो गया। दूसरी बात है ये कि किसी की आलोचना करना ठीक नहीं होता है, कोई ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन ये भी सही नहीं है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, लोगों को मतलब अपने क्षणिक लाभ के लिए लोगों को गलत रास्ते पर ले जाया जाए। अमूमन जब हम सभी लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं शहरों में तैयारी करने के लिए, तो बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है और हर व्यक्ति जो यहाँ आता है उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना बेहतर नहीं होता है कि उसको सब कुछ की समझ हो या उसके घर में उसके रिश्तेदारी में कोई इसको गाइड करने वाला हो। तो जाहिर है वो आता है शहर में और वहाँ यहाँ जो बहुत चर्चित लोग होते हैं अमूमन सब वहीं जाते हैं। तो उसमें जो लोग जाते हैं उनकी गलती नहीं है, अब गलती उनकी है जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं या जो गुमराह कर रहे हैं या जो दावा बड़े बड़े कर रहे हैं। मान लिया आपसे ये कहा गया कि हमारे यहाँ 36 घंटे का बैच चल रहा है एग्जाम से पहले, 36 घंटे का, और उसमें आपको 1500 या 2000 या 2500 क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए और आप पास कर जाइएगा। अगर ऐसा दावा किया जा रहा है तो सिंपल सा बात है कि अगर 36 घंटे पढ़ करके या 2000-2500 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव याद कर करके या उसको समझ करके ही अगर दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया जा सकता है, तो फिर जिन डेढ़ साल, एक साल, डेढ़ साल तक जिनको पैसा लेकर के पढ़ाया गया, जिनसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी आप लिए हो, ले करके पढ़ाया गया, तो क्या उनको आपने बेवकूफ़ बनाया? जब अगर 36 घंटे में ही और 2,2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ कहीं भी दरोगा का एग्जाम निकाला जा सकता है, तो फिर तो ये लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो डेढ़ साल आपके यहाँ पढ़ते हैं, डेली जाते हैं, अपना समय, ऊर्जा, पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तो चीटिंग हुई। अगर आप कहिए कि अगर आपको पैसा कमाना है, हर व्यक्ति को जो मेहनत करता है उसको अपना जीवन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो लेना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप गुमराह मत कीजिए कि हमारा 2000 या 2500 या 3000 क्वेश्चन 36 घंटे का है, मैराथन है और पता नहीं तमाम क्या-क्या नाम से, ये दिक्कत है, गुमराह करना दिक्कत है। गुमराह मत कीजिए, क्योंकि अगर 36 घंटे में ही आप दरोगा किसी को बना दे सकते हैं, तो फिर उनको कहिए कि वो घर पे रहें और जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके 5 दिन पहले वो आ जाएँगे और 5 दिन रहेंगे पटना में और फिर वो एसआई बन के चले जाएँगे। तो ये गुमराह करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा 2 चीज़ें मेरी जो समझ में आई, वो बात हमने आपके सामने रखा। एक तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, चाहे आप जहाँ से पढ़िए, जिस सोर्स से पढ़िए। और दूसरा कि इस तरह के जो दावे होते हैं, इन दावों से
बचिए। एनसीईआरटी पढ़िए और इन तरह के दावों से बचिए। आज इतना ही।